ज़ीनत अमान। उनको सेक्स सिंबल भी करार दिया गया। ये कहा जाता है कि उनका इमरान खान के साथ भी अफेयर था। आज़ाद ख्याली और बेबाकी ये साथ लेकर पैदा हुए। डायलॉग भी बेबाक लिखे जाते थे। इसके लिए डायरेक्टर की जिंदगी में आता है, उसका नाम है संजय खान। उससे इनका इश्क हुआ और मशहूर हो गया कि इन्होंने खुफिया शादी कर ली है। एक पार्टी में संजय खान शरीक थे। ज़ीनत अमान को पता चल गया ये किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। वो पार्टी में पहुंच गई। इसने उसको पार्टी में सरे आम पकड़ा और घसीटते हुए लेकर गया कमरे में। थप्पड़ों की इतनी बारिश की कि इनकी जो एक आंख थी सारी जिंदगी उसकी बिनाई भी कमजोर हो गई। इनका पहला रोमांस था वो देवानंद थे। राज कपूर फिल्म लेकर आते हैं सीतम शिवम सुंदरम। देवानंद कहते हैं मैंने फैसला किया कि आज मैं प्रपोज करूंगा इसको। कहता है जब मैं गया तो राज कपूर नशे में थे और राज कपूर ने इनको जिस तरीके से बाहों में लिया और जिस तरीके से इन्होंने आगे से रिस्पांस किया तो देवानंद को ये बात बहुत चुभी। फिर मैंने ये प्रपोज करने का इरादा तर्क कर दिया और जब सितम शिवम सुंदरम रिलीज हुई है देवानंद ने इसे गंदी फिल्म करार दिया। सुभाष घई ने यहाँ तक कहा इसने फांसी फैलाई है। फिल्म के खिलाफ लक्ष्मण नामी एक आदमी ने केस भी किया कि इस फिल्म की नुमाइश रोकी जाए। अब बात है कि इसका अफेयर इमरान खान के साथ कब शुरू हुआ। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल एंड बोल्ड एक्ट्रेस ज़ीनत अमान की। क्या ज़ीनत अमान और इमरान खान का सच में अफेयर था? ज़ीनत अमान एक बार खुद बताती हैं कि अमिताभ बच्चन उनके इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे। इसमें कितनी सदाकत है? ज़ीनत अमान एक बार मरते मरते बची और उस दिन वो घर में अकेली थी। ये सब कुछ हम जानेंगे नासिर अदीब साहब से। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम नासिर अदीब साहब, क्या हाल चाल हैं आपके? आज तो आप बड़े ग्लो कर रहे हैं, शाइन कर रहे हैं। पहली बात वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। और दूसरी बात यह है कि मैं ये ग्लो वगैरह तो कोई नहीं कर रहा, आपको लग रहा हूँ। आज मैं बहुत स्लो हूँ। आप मेरी आवाज़ से देख रहे हैं मुझे रात से फ्लू का बेपनाह अटैक है। और साथ आंखों से पानी, नाक से पानी, जिसको कंट्रोल करके मैं आवाम के अपने ऑडियंस के सामने बैठा हूँ। और इन तमाम हालात के बावजूद मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ कि मेरे प्यारे सामीन और मेरे मज़ीद नाज़रीन को मेरा इंतज़ार होता है। आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ बहुत कंट्रोवर्शियल खातून है। उनको सेक्स सिंबल भी करार दिया गया। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि उनका इमरान खान के साथ भी अफेयर था। क्या इसमें कोई सदाकत है? ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट है कि भारतीय? भारतीय है। अच्छा, भारतीय तो सेक्स सिंबल एक ही है और एक ही रहेगी मेरे ख्याल में, उसके बाद भी नहीं आएगी। और उसका नाम है ज़ीनत अमान। एम आई राइट? सही पहुंचे। शाही ख़ानदान से इसका ताल्लुक है। आप ऐसे सिर्फ आर्टिस्ट न लें। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पहले भी एक शाही ख़ानदान से आई थी एक लड़की, उसका नाम था मनीषा कोइराला। वो आई थी अपना नेपाल से, शाही ख़ानदान से उनका ताल्लुक था। और इनका ताल्लुक है भोपाल रियासत से। जो भोपाल के आखिरी नवाब थे उनका नाम था हमीदुल्ला खान। ठीक है, याद आ गया? ठीक है। हमीदुल्ला खान के ये जो इनके वालिद थे ज़ीनत अमान के जी। वो रिश्ते में मामू लगते थे। ओके। और जो इनकी वालदा थी वो उनकी फर्स्ट कज़न थी। लेकिन अब ये कैसे थे? अब इसका प्रॉब्लम क्या है कि हिंदुस्तान में आपको पता है ना कि हिंदू के घर में मुसलमान के साथ हिंदू और बच्चे और ये इस किस्म का सिलसिला होता है। इसकी वालदा का नाम था अख्तर जहाँ बेगम और वो हिंदू थी। वालिद का नाम था अमानुल्लाह खान, वो मुसलमान थे। अमानुल्लाह खान का नाम सुन के आपको याद आ जाना चाहिए था कि मैंने मुग़ल आज़म। हाँ, याद आ गया ना मुग़ल आज़म कि ये उन 3 राइटरों में एक ये राइटर भी थे। इन्होंने एक और भी फिल्म बड़ी अच्छी लिखी थी पाकीज़ा, उसका स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखे थे उन्होंने। तो बहरहाल इनको वो मकाम तो राइटर्स में नहीं मिल सका हिंदुस्तान में जो एक सुपरहिट राइटर का होता है। लेकिन चूँकि वो थे बहुत बड़े ख़ानदान से, शाही ख़ानदान से थे, उनके मरासिम अच्छे थे, एक्टर के तौर पर आए थे और फिर उन्होंने राइटर के तौर पर अपने आप को आजमाया और राइटर में कामयाब हुए। दोनों फिल्में तारीखी हैं। पाकीज़ा भी बड़ी तारीखी फिल्म है और मुग़ल आज़म भी उसका वो हिस्सा थे। ये उनके क्रेडिट के बाद उनकी ये बेटी थी। तो हिंदू माँ और मुसलमान बाप, इस शादी को दोनों ख़ानदानों ने कबूल नहीं किया।
न अमानुल्लाह खान के ख़ानदान ने कबूल किया, न जो अख्तर जहाँ बेगम थी उसके ख़ानदान ने कबूल किया। वो चूँकि हिंदू थी हाँ जी, हाँ जी। तो वो मुसलमान से शादी बर्दाश्त न कर सके। अमानुल्लाह मुसलमान थे, उनकी हिंदू से शादी बर्दाश्त न हो सकी, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। उनकी पसंद की शादी थी, एक मुलाकात हुई एक पार्टी में, उनको पसंद आई और शादी हो गई। शादी हो गई तो फिर एक बच्ची भी पैदा हो गई, जीनत अमान। ये एक ही बच्ची है अपने। अच्छा, इकलौती थी, ठीक। उसके बाद ये हुआ कि जैसे होता है, और हिंदुस्तान में तो मैंने देखा कि बहुत ही होता है कि फटाफट पार्टी में मुलाकात भी हो जाती है, कुर्बतें भी बढ़ती हैं, 2-3 मुलाकातें होती हैं, प्रपोज़ कर देते हैं, शादी हो जाती है, कभी खुफिया हो जाती है, कभी एलानिया होती थी, और फिर साल 2 साल के बाद गड़बड़ शुरू हो जाती है। तो ये जो थी अपना जीनत अमान और इनके वाले, ये अलग हो गए। कब हुई थी सेपरेशन? जीनत अमान की एज क्या जीनत थी? अमान उस वक्त मेरे ख्याल में 2-3 साल की होगी तो अलग हो गई, और 13 साल की थी तो अमानुल्लाह साहब भी इस दुनिया से चले गए। उसके बाद फिर माँ ने दूसरी शादी कर ली। इनका सुतीला बाप था। ये तो है इनकी फैमिली बैकग्राउंड। अब चूँकि वालदा एंग्लो इंडियन थी और 2 तहज़ीबों का इम्तिज़ाज था, एक मुसलमान और एक हिंदू, और मुसलमान वो जिसके दिमाग में हिंदू लड़की से शादी करना कोई मसला नहीं, और हिंदू वो लड़की जिसके लिए मुसलमान से शादी करना कोई मसला है। तो इससे आप यूँ कह लें कि इसके ब्लड में एक आज़ाद ख्याली और एक बेबाकी ये साथ लेकर पैदा हुई। आज़ाद ख्याली और बेबाकी, बोल्डनेस। यही बोल्डनेस और यही बेबाकी जो थी और यही आज़ादी जो थी एक किस्म की, इस जज्बे को लेकर ये परवान चढ़ी। और बचपन से ही इसके जो लिबास था वो कभी इंग्लिश होता था, कभी इंडियन होता था, मतलब स्कर्ट्स पहनना, मिनी स्कर्ट्स पहन लेना और ऊपर से शर्ट पहन लेना, और जिसको आप बोर्ड ड्रेस कहते हैं, बोर्ड ड्रेस कहते हैं इंग्लिश में, उर्दू में फौश ड्रेस कहते हैं, या नीम उरिया ड्रेस कहते हैं, ठीक है। तो इसको मॉडलिंग से इसने आगाज़ किया। खूबसूरत थी, स्मार्ट थी, तो इसने मिस इंडिया का मुकाबला भी जीता, मतलब रनर अप रही। ये मिस इंडिया तो ना हो सकती, लेकिन अगले साल ये मिस एशिया पैसिफिक होगी, और ये मिस एशिया पैसिफिक होने वाली उस दौर की भारतीय पहली खातून थी। वाओ, पहली तो खातून। उससे ये प्रेस में आ गई, खबरों में आ गई, और जब खबरों में आ गई तो साफ ज़ाहिर है जब लड़की खबरों में आती है तो नज़रों में भी आ जाती है। नज़रों में आ जाती है, और नज़रों से फिर दिल में भी आ जाती है। वो फिर जिनके दिल में आ जाती है वो रब्ता कर लेते, तो उन्होंने रब्ता कर लिया। फिर मॉडलिंग शुरू हो गई। मॉडलिंग शुरू हो गई तो मॉडलिंग में इनका तजर्बा कुछ इतना कामयाब ना हो सका, तो इनके वालिद जो थे वो हिंदुस्तान छोड़कर माल्टा जाना चाह रहे थे सेटल होने के लिए, और इसकी वालदा भी। तो वो कहती हैं कि वे मैंने देखा कि मेरे मॉडलिंग में कोई इतना नाम तो हुआ नहीं है, तो मैं माल्टा चली जाती हूँ। कहती है मैंने फ़ैसला कर लिया, माँ बाप को बता दिया कि मैं आप लोगों के साथ जा रही हूँ, और इसने सामान की पैकिंग शुरू कर दी। पैकिंग कर रही थी तो इस दौरान इसको एक आध फिल्म भी की, एक हलचल फिल्म की, जिसमें कबीर बेदी ने भी डेब्यू किया। अच्छा, वो फिल्म भी नहीं चली? वो फिल्म भी नहीं चली। ए आर रोहलन उसके डायरेक्टर थे, लेकिन उस डायरेक्टर को ये पता था कि ये लड़की बहुत अच्छी है, इसको ये कबीर बेदी और ये दोनों उसमें फर्स्ट टाइम आए थे। कबीर बेदी जो थे आपको पता है वो लाहौर से थे, और जो डायरेक्टर थे वो सियालकोट से थे। तो वो चाहते थे कि ये लड़की जीनत अमन आर्टिस्ट बने, लेकिन कोई ऐसा मसला, इनको फिल्म नहीं बन रही थी। तो इन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दी। वो कहती है मेरी जब पैकिंग 1 या 2 दिन की रह गई, तो मैं एक दफ़ा गई, तो जो वो मेरे डायरेक्टर हलचकर रोलन थे, उन्होंने देवानंद से कहा, वो फिल्म बना रहे थे उस दौर में, उनको लड़की चाहिए थी जो मिल नहीं रही थी। उन्हें लड़की चाहिए थी ज़रा बोल्ड किस्म की, ये वो। तो इंडियन इंडस्ट्री जो थी उस वक्त, ये 1970 की बात है, ठीक है। तो उस वक्त पाकिस्तान की इंडस्ट्री और हिंदुस्तान की भी इंडस्ट्री जो थी वो लड़कियों के ड्रेसेस के लिहाज से बड़ी माकूल, बड़ी शराफत के अंदर बड़ा अच्छा, कोई बोल्ड ड्रेस इस किस्म की नहीं थी। वहाँ भी यही था, तो उनको नई लड़की की ज़रूरत थी। तो रोलन ने उनसे कहा कि आप एक दफ़ा जीनत अमान से मिल लें। तो उनकी टीम आई, और देवानंद भी आया, और जब देवानंद आए और देवानंद देखा और देखते रह गए, उन्होंने ओके कर दिया। तो फिर फिल्म शुरू हुई, हरे कृष्णा हरे रामा। अब आप उसका गीत तो याद होगा, जिसमें से हिप्पी लड़की का रोल अदा किया था, जैस्मिन कैसे रोल अदा किया था, दम मारो दम, दम मारो दम। हाँ, उस गाने ने और उस फिल्म ने, ये वो दौर था जब गाने फिल्म को हिट कराते थे। यानी
हिट कराने से तो नहीं, खैर कहानी होती है, लेकिन ये वो दौर था जिस दौर में गानों की वजह से लोग हाल में आते थे। और वही गाने जो थे, मसलन फिल्म का स्क्रिप्ट और डायरेक्शन और एक्टिंग, इसने अगर फिल्म को 25 हफ्ते चलाया, तो मेरे सामने कुछ मिसालें ऐसी हैं कि जिसके एक गाने ने उस फिल्म के उसको 25 हफ्ते मजीद चलाया। उसी फिल्म में ये फिल्म आती है हरे कृष्णा रामा, जिसमें वो गाना था दाम मारो दाम। उन दिनों में मुझे याद है कि हर कोई गाता था दाम मारो दाम। उस वक्त मैं इंडस्ट्री में भी राइटर नहीं बना था, तो ये गाना मैं भी बड़ा देखता था, फिर मैंने ये फिल्म भी देखी। खैर, इसी तरह पाकिस्तान की एक फिल्म थी, उसमें एक गाना था, उस गाने ने उस फिल्म को, अगर फिल्म का स्क्रिप्ट और डायरेक्शन जो थी उसने 25 हफ्ते चलाया, तो उसने 75 हफ्ते चलाया। वो गाना था वास्ते ही राबदा तू जामी में कबूतरा। ये दुल्ला भट्टी का गाना था। उस दुल्ला भट्टी की कमाई से एवरन्यू स्टूडियो कायम हुआ। फिर एक फिल्म बनी उसी दौर में, यक्के वाली, उसमें एक गाना था, मुसरत ने जी टांगे वाली बनती है और टांगे पर बैठ कर गाती है, कली सवारी भाई पाटी लो आरी भाई कली सवारी भाई। वो गाना इतना हिट हुआ कि उसकी कमाई से बारी स्टूडियो बना। ये मिसाल मैंने आपको इसलिए दी कि रातों रात सुपरस्टार कैसे बनी जीनत अमान। उस दौर में गाने जो थे वो लोग बड़े शौक से सुनते थे, और 8-8 गाने होते थे फिल्म में, 10-10 गाने होते थे, 12-12 गाने भी होते थे। अब तो खैर हमारी फिल्मों से गाने ख़त्म हो गया, अब वो सिलसिला दूसरी तरफ चला गया, तो म्यूज़िक भी बदल गया। तो वो गाने ने इनको रातों रात सुपरस्टार बना दिए। वो सामान खोल दिया इन्होंने कि अब मैं यहीं रहूँगी। उसके बाद माल्टा जाने का जो सफ़र था वो हमेशा के लिए बंद हो गया। बिल्कुल। अब जैसे कि होता है कि जीनत अमान की इस बोल्ड अदाकारी ने को सामने रखकर बाकी डायरेक्टरों ने भी फिल्में बनानी शुरू कर दी, तो उसमें इसको किरदार वही बोल्ड दिए जाते थे। मिनी स्कर्ट पहन ली, अपना जीन्स पहन ली, बोल्ड ड्रेस पहन लिया, डायलॉग भी बेबाक लिखे जाते थे इसके लिए बोल्ड, मतलब जो आम लड़की डायलॉग नहीं बोलती, कतराती थी, हाँ, वो इस किस्म के डायलॉग लिखते थे। तो उन चीज़ों ने इसको मुतनाज़ा बनाना शुरू किया। लेकिन आपको पता है जब कोई चीज़ कंट्रोवर्शियल हो जाती है तो वो फिर सोशल मीडिया, अब सोशल मीडिया पर आती है, उन दिनों में अखबारों में आती थी, मैगज़ीन में आती थी, तो अखबारों में चर्चे शुरू हुए, इसके ख़िलाफ़ भी लोगों ने लिखना शुरू किया। और ये मुतनाज़ा होती होती इस दौरान इसने काफ़ी फिल्में की, जिनमें चोरी मेरा काम भी था, जिसमें लावारिस भी थी, और बहुत सारी फिल्में इसने, और सारी सुपरहिट थी। तो ये करती रही, सफ़र जारी रहा। इस दौरान एक डायरेक्टर, एक एक्टर की ज़िंदगी में आता है, उसका नाम है संजय खान। उससे इनका इश्क हुआ, और वो इश्क जो था बढ़ गया और मशहूर हो गया कि इन्होंने खुफिया शादी कर ली है। लेकिन चूँकि संजय खान पहले से शादीशुदा थे जी, और आपको पता है हिंदू जो उसमें दूसरी शादी का तस्वर नहीं है, तो वो तरदीद करते रहे। ठीक है ओके। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि एक पार्टी में संजय खान तो थे, वो शरीक थे, और इसको जीनत अमान को पता चल गया कि ये किसी लड़की के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, जब ये पता चल गया तो उसके बाद फिर वो पार्टी में पहुंच गई बगैर बताए। ताजमहल होटल जो बम्बई का सबसे बड़ा होटल है, उसमें पार्टी थी। इसने उसको पार्टी में सरेआम पकड़ा और घसीटते हुए लेकर गया कमरे में, और सब पार्टी वालों ने देखा। कमरे में घसीटते हुए ले गया, और ख़बर एक ये है कि इसको उन्होंने बहुत मारा, और इतना मारा यानी थप्पड़ों की इतनी बारिश की कि इनकी जो एक आँख थी उस पर इतना वो लगा कि आँख सूज भी गई, और वो आँख जो थी सारी ज़िंदगी उसकी बिनाई भी कमज़ोर हो गई बाद में। ठीक है, लेकिन संजय खान ने बाद में इंटरव्यू में माना, उनकी शादी हुई थी, इसको माना, फिर वो अलहदा हो गए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये झूठ है कि मैंने मारा था, और मैं ये कहता हूँ कि ये सच था कि उसने मारा था, क्योंकि ये अक्सर फिर मर्द यही करते हैं, मैंने कोई नहीं मारा। उसकी वजह कि 10 साल बाद इंटरव्यू देना होता है, तो उसमें जो मर्जी वो कह देते कि वो ये ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। खैर, इस संजय खान की शादी से पहले जो इनका पहला रोमांस था वो देवानंद थे। अब से इनका रोमांस की एक वजह भी है, वो खुद कहती हैं कि शोबज़ में जब भी कोई लड़की आती है तो उसको एक मर्द की ज़रूरत होती है जो उसके अंदर झांक सके, और उसके अंदर जो क्वालिटी हैं, सलाहियत हैं,
उनको निखार के स्क्रीन पर ला सके। तो हिंदुस्तान में और पाकिस्तान दोनों मुल्कों में ये रिवायत रही है कि कोई ना कोई हीरोइन किसी डायरेक्टर की मंजूर नज़र रही है और वो उस पर फिल्में मुसलसल बना के उनको बाम अरूज पर पहुँचाते हैं। जैसे असल में रानी नगमा के साथ थे और यहाँ हसन तारक साहब रानी बेगम के साथ थे, उनके साथ खैर उनकी शादी भी हो गई। तो देवानंद की मोहब्बत हो गई देवानंद को। अब जब मोहब्बत हो गई तो इनको भी मोहब्बत हो गई। अब साहबजादे उनके इमोशन भी थे। ये कुर्बतें बढ़ती चली गई। तो फिर एक स्टेज आई कि राज कपूर साहब आते हैं इसकी ज़िंदगी में, जिसका नाम है जीनत अमान, और फिल्म लेकर आते हैं सीतम शिवम सुंदरम, जो कि बहुत कंट्रोवर्शियल भी हुई थी। बहुत कंट्रोवर्शियल फिल्म थी। अच्छा, वो उसकी बेसिक जो है, जो लोग कहते हैं कि वो बेस सेक्स पर करती थी, मैंने वो फिल्म देखी है लेकिन मुझे उसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई। असल में अगर आप राज कपूर की तमाम फिल्में देखें, जितनी मर्जी हो देख लें, बॉबी देख लें, मेरा नाम जोकर देख लें, सीतम शिवम सुंदरम देख लें, आवारा देख लें, बरसात देख लें, आ देख लें, ये जितनी फिल्में आप देखेंगे उसमें आप ये देखेंगे कि उसने सेक्स को ज़रूर सामने रखा है, मतलब स्क्रीन पर। अच्छा, ये उनकी यूँ कह लें उनकी सोच यही थी, यूएसपी थी। हाँ, जो भी आप कह लें, लेकिन उनके अंदर ये ज़रूर बात थी। आज भी बॉबी के शार्ट देखें डिम्पल कपाड़िया के, तो आपको नज़र आएगा कि किस तरीके से उन्होंने सेक्स को आवाम के सामने लाने की कोशिश की है। तो उन्होंने एक ये जो करैक्टर लिखा, इसमें उन्होंने इंतहा कर दी कि एक लड़की है बेपनाह खूबसूरत, एक आदमी को उसकी आवाज़ से इश्क हो जाता है, लेकिन उसकी सूरत को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके एक पोर्शन उन्होंने वो उस तरीके से दिखाया था, डैमेज शुदा पत्नी। बहरहाल इस फिल्म के को साइन करने के लिए जब राज कपूर आए तो देवानंद को ये बात बहुत चुभी। अब ये ऐसे होता है ना, मैंने आपको बताया कि हर जगह एक माफिया होता है, हर जगह ग्रुपबंदी होती है। हिंदुस्तान में उस वक्त एक ग्रुप था जिसके हेड दिलीप कुमार थे और महबूब साहब और इस किस्म थे, और एक ग्रुप था कपूर फैमिली का जिसमें पृथ्वीराज कपूर थे, और एक ग्रुप था फिरोज़ खान और संजय खान का, ये दोनों भाई भी फिल्म में इनका अलग था। एक ग्रुप धर्मेंद्र का था। ये 4 ग्रुप बड़े ग्रुप थे, और इनमें 5वां ग्रुप जो था वो देवानंद का था, लेकिन देवानंद उस तरह का ग्रुप नहीं था, माफिया नहीं था। देवानंद एक यूँ कह लें शरीफ और कमज़ोर किस्म का आर्टिस्ट था। आर्टिस्ट बहुत बड़ा था लेकिन कमज़ोर था, यानी ग्रुप कमज़ोर था, ग्रुप था भी नहीं। वो फिल्म बनाते थे और अपने मर्ज़ी से काम करते थे ये वो। तो उनको ये चुभा कि ये राज कपूर की फिल्म में क्यों गई है। अच्छा, हुआ ये कि जब वो सीतम शिवम सुंदरम साइन हो गए तो देवानंद जो थे वो कहते हैं, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैंने फैसला किया कि आज मैं प्रपोज करूंगा इसको, मैं इसको बता दूंगा कि मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। कहता जब मैं गया तो उस वक्त एक पार्टी में ये शरीक थी और राज कपूर नशे में थे, और राज कपूर ने इनको जिस तरीके से बाहों में लिया और जिस तरीके से इन्होंने आगे से रिस्पांस किया, वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ठीक है। और उसने ये भी कहा, कहता मैंने ये भी सुना कि राज कपूर ने कहा कि तुमने आप वादा तोड़ दिया, सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी तुमने। ये अब सफ़ेद साड़ी की क्या कोई कहानी है, लॉजिक है, लॉजिक है, ये तो मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि जो औरत बेवा हो जाती है वो सफ़ेद कपड़े उनको पहना के कमरे में बंद कर देते हैं, लेकिन इस सफ़ेद साड़ी का जीनत अमान के साथ क्या मसला ये मुझे नहीं पता। उन्होंने जिक्र ये किया है कि राज कपूर ने ये गिला किया कि तुमने मेरे साथ वादा खिलाफी की, तुमने सफ़ेद साड़ी नहीं पहनी। तो वहाँ उनको ये यकीन हो गया कि ये जो है राज कपूर के अंदर इन्वॉल्व हो गई है। कहते फिर मैंने ये प्रपोज़ करने का इरादा तर्क कर दिया और मैंने इनको दिल से भुला दिया, फिर उन्होंने नहीं छोड़ दिया। ये देवानंद के साथ जो इनका है संजय सिंह खान से पहले। राज कपूर के बारे में वो ये लिखती हैं कि राज कपूर बहुत जज्बाती आदमी थे और बड़े जोश से काम करते थे, और वो मुझे बिठाते थे और मैं बैठी होती थी और उस महफिल में वो कहानी सुना रहे होते थे सीतम शिवम सुंदरम की, बड़े जोश से सुनाते थे। उसमें हीरोइन का जो कमाल रोल था वो रूपा का रोल था। तो कहते मैं उसने कहानी सुनानी सारा कुछ, लेकिन उसने ये कभी भी नहीं कहा कि जीनत मैं तुम्हें लूँगा। तो कहती मेरी बेचैनी बढ़ती गई कि ये कहते तो है नहीं मुझे, और कहानी सुनाते हैं, रोज़ बैठ जाते हैं, इसकी वजह क्या है। कहते मेरी जब बेचैनी बढ़ने लगी तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि शायद ये समझते हैं कि मैं रूपा के रोल में सही नहीं लगूंगी।
अब इसने रूपा का वो गेटअप सुना हुआ था राज कपूर से, तो कहती है फिर एक दिन क्या किया, मैं मेकअप में ज़रा देर ठहर गई, मैंने मेकअप किया, मैंने घाघरा पहना, चोली पहनी, और यहाँ मैंने टिशू लगा ली अपने चेहरे पर, और इनके राज कपूर का जो बड़ा चहेता कोई असिस्टेंट था या डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर था, उसको मैंने कहा कि राज सी से कहो कि रूपा आइए मिलने के लिए। तो कहता वो भी मुझे देख के तो देखता रह गया, उसने फिर जाकर आगे बताया, फिर राज ने मुझे देखा, तो यूँ मैं सीतम शिव सुंदर के लिए सिलेक्ट हो गई। वाह क्या बात है। तो ये उसका शौक था। खैर अब आते हैं कि वो जिस वक्त फिल्म लगी तो एक तो देवानंद को गुस्सा था कि उसका प्यार था वो छीन गया, और दूसरी तरफ बाकी भी डायरेक्टर थे जिनको आपको पता है हर इन वक्त की चुभती है कि हमारे पास हो। तो उस फिल्म से ये राज कपूर के काफ़ी करीब हो गई, लेकिन वो ये कहती है कि राज कपूर का और मेरे दरमियान कोई अफेयर नहीं था। जो लोग ये कहते हैं ये झूठ बोलते हैं, ठीक है। उसने उसकी तरदीद की, राज कपूर ने भी तरदीद की, राज कपूर ने भी कभी ये तस्लीम नहीं किया कि हमारा कोई अफेयर है। राज कपूर का उस वक्त प्यार था नरगिस के साथ, उनकी वो उधर था। ये एक कुदरती बात है ना, जब एक आप हीरोइन को ज़्यादा वो लिफ्ट देते हैं, ज़्यादा प्रमोट करते हैं, ज़्यादा आओ भगत करते हैं, रिसीव करते हैं, प्रोटोकॉल देते हैं, तो देखने वाले फिर कुछ भी रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से रिज़ल्ट उन्होंने निकाला, तो उनका अफेयर नहीं था, ये तरदीद कर दी इसने, और मेरा भी दिल ये कहता है कि इसने तरदीद सही की है, इनका कोई अफेयर नहीं था, तो लिहाजा ऐसी कोई बात नहीं थी। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में एक और शख्स आया, वो थे मज़र साहब, उनका नाम था, और उनके साथ नाम का थोड़ा तसहीह कर लीजिएगा, मज़र था या मुज़फ़्फ़र था, तो उनके साथ इनका अफेयर चला। वो डायरेक्टर भी थे और फिल्म इंडस्ट्री के बड़े जाने पहचाने, बड़े बहादुर, बड़े नामवर दबंग आदमी थे। तो ये मुतासर हुई, तो इसने शादी कर ली। अब इस शादी को इसकी माँ ने भी मना किया, इसके बाप ने भी मना किया, इसके सहेलियों ने भी मना किया, इसके मिलने वालों ने मना किया कि आप इससे शादी ना करें, लेकिन उसने कर ली। अब जब कर ली तो वो कहती है कि अभी मेरे पेट में बच्चा था पहला जो मैंने कंसीव किया था, 4-5 महीने हुए थे, तो मुझे एहसास हो गया कि मैंने गलत कर ली, क्योंकि वो जो इनके हस्बैंड थे वो एक और औरत में इन्वॉल्व थे और भरपूर इन्वॉल्व थे। इसकी तस्दीक वहाँ के प्रेस ने भी की, वहाँ के लोगों ने भी की कि ये इधर इन्वॉल्व थे। उनके हस्बैंड शादी से पहले ही उन खातून के साथ मेरा ख्याल है कि शादी से पहले इन्वॉल्व नहीं थे, क्योंकि अगर शादी से पहले इन्वॉल्व होते तो शादी ना करते जी। अफेयर कर सकते हैं, हाँ। शादी नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे ख्याल में पहले नहीं थे, जिस वक्त शादी होगी उस वक्त वो इन्वॉल्व हुए, और इतने इन्वॉल्व हुए कि इसको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और वो कहती हैं कि जब मेरे पहला बच्चा पैदा हुआ तो ये घर पर नहीं थे, ये बाहर थे। और बाहर से मुराद ये है, आप यूँ कह लें कि उसकी खामोश जो शिकायत है वो ये थी कि ये उस औरत के साथ थे जिस औरत से ये इश्क करते थे। तो कहती है कि मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं इनसे अलहदगी इख्तियार कर लेती हूँ। कहती उस वक्त मैं किसी से कह भी नहीं सकती थी, कहती शादी मैंने अपनी मर्ज़ी से की थी। तो कहती फिर जब मैंने अपने बच्चे को देखा तो मैंने सोचा कि मुझे मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, मैं एडजस्ट करती हूँ, बर्दाश्त करती हूँ, कंप्रोमाइज़ करती हूँ और इस रिश्ते को चलाती हूँ। लिहाजा 12 साल इसने उस रिश्ते को चलाया। 12 साल? 12 साल, जब तक कि उसकी मौत नहीं हुई। इस दौरान वो बीमार हुए और इतने शदीद बीमार हुए कि उनको जो मसला था, उनकी वाशरूम का भी मसला हो गया, वो ज़ख्म भी होते थे, ड्रेसिंग भी। तो ये कहती हैं कि मैंने इतनी तीमारदारी की, इतना उनका ख्याल रखा जैसे एक मशरक़ी बीवी रखती है, और मुझे इनकी उस तीमारदारी के दौरान ड्रेसिंग भी आ गई और बाकी काम भी आ गए छोटे मोटे। जैसे कहने का मकसद ये है कि एक बीवी ने इस रिश्ते को निभाने के लिए अंत कर दी, ठीक है। और शायद यही वजह थी कि जिसके इश्क में वो मुब्तला थे वो वापस नहीं आई इनका पता करने के लिए उस बीमारी के दौरान। वो बीवी वक्त में साथ छोड़ दिया। साफ ज़ाहिर है कि अगर फिर या तो होता कि फिर आती तो फिर ये इसको छोड़ के चले जाते, वो नहीं आई। और ये शौहर का फिर आखिरी पनाहगाह तो 2 ही जगह होती है ना, माँ या बीवी, तीसरी जगह नहीं होती।
तो वो फिर बीवी के पास वापस आया और उसने उसके इतना ख्याल रखा, इतना ख्याल रखा कि बेपनाह ख्याल रखा उसका। बीमारी चूँकि लंबी थी, वो बीमारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन जीनत अमान कहती हैं कि वो दवाओं के आदी हो गए जो खाते थे। जैसे मसलन ब्लड प्रेशर आदमी को तो ब्लड प्रेशर की गोली खानी पड़ती है, अगर शुगर हो तो शुगर की गोली खानी पड़ती है। तो जो भी उनको तकलीफ थी उनको कुछ गोलियां खानी पड़ती थी, तो उनसे उनके जो गुर्दे थे वो इफेक्ट हो गए और आखिरकार वो इस दुनिया से चले गए। उसके बाद से आज तक जीनत अमान अकेली है, अकेली जी रही है। और जैसे और भी एक लड़की अकेली जी रही है, मैंने आपको बताया, उसकी पॉडकास्ट कर चुके हैं हम अपने बच्चों के साथ। तो अब बात है कि इसका जो अफेयर है वो इमरान खान के साथ कब शुरू हुआ। हाँ, इमरान खान के साथ जीनत अमान का अफेयर कब स्टार्ट हुआ? बात यह है कि मैं आपको बताऊं कि एक बावकार, एक बाइख्तियार, बारोब, मशहूर इंटरनेशनल लेवल का आदमी हो और एक इंटरनेशनल लेवल की लड़की हो, और वो दोनों एक दूसरे से किसी मुलाकात में मिले, तो साफ ज़ाहिर है कि दोनों के मिलने का अंदाज जो होता है वो प्रोटोकॉल देने वाला होता है। इमरान खान उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के कैप्टन थे, तो ये 1987 की बात है। तो वो जो थी वो सुपरस्टार थी, उसका अपने एक मकाम था। तो इमरान खान की और उसकी जो मुलाकात हुई, तो आपको पता है प्रेस के कैमरे इधर उधर घूमते हुए आ जाते हैं कि ये आप मिलेंगे। आप साफ ज़ाहिर है कि जीनत अमान एक खूबसूरत आदमी, एक मशहूर आदमी और औरतों में पॉपुलर, तो उसको जब एक औरत मिलेगी तो लोग तो ये अज्यूम करेंगे कि अज्यूम करें या ना करें, लेकिन वो जब देखेगी तो उसको बड़े गौर से देखेगी। क्यों गौर से देखेगी? भाई इसमें क्या खूबी है कि औरतों की या औरतों में पॉपुलर है, और इसलिए भी गौर से देखेगी कि एक बड़ा आदमी है और मेरे से मिलने आया या मेरे से मिल रहा है, तो उसको प्रोटोकॉल तो देना इसका बनता था ना, स्माइल भी बनती थी। अब इमरान खान जो है वो आपको पता है उनको तो वो तो आदी थे कि जब भी मैच जीता इधर से लड़की आई, उधर से ऑटोग्राफ लिया, हर एक से डील करने के आदी थे। तो उन्होंने इसको भी डील किया और उसी हिसाब से डील किया कि बहुत बड़ी स्टार है। वो कहती है इससे आगे कुछ नहीं है। अच्छा, जीनत अमान कहती है इससे आगे कुछ नहीं है। मेरा और इमरान खान का कोई अफेयर नहीं था, इस अफेयर को प्रेस ने बनाया। तो बात यह है कि इतनी बड़ी लड़की जो इंटरनेशनल लेवल की हो जैसे जीनत अमान थी, और इतना बड़ा आदमी जैसे इमरान खान, अगर वो आपस में मिलते हैं तो लोगों का ये समझ लेना कि ये पीछे कोई गाल है, कोई चक्कर है, नॉर्मल सी बात है, ये कॉमन सी बात है। लिहाजा इनके दरमियान कोई ऐसी बात नहीं थी, ये सिर्फ अफवाहें थी। ये सिर्फ अफवाह थी। राज कपूर के साथ भी सिर्फ अफवाह थी। अब आते हैं एक असल बात की तरफ कि जो जीनत अमान है ये मुतनाज़ा थी। लोग इस पर एतराज़ करते थे। जब सितम शिवम सुंदरम रिलीज़ हुई है उसको गंदी फिल्म कहा गया, डर्टी पिक्चर, और सुभाष घई की देवानंद ने इसे गंदी फिल्म करार दिया। सुभाष घई ने यहाँ तक कहा कि ये जो औरत है इसने फांसी फैलाई है, और उस फिल्म के ख़िलाफ़ लक्ष्मण नामी एक आदमी ने केस भी किया कि इस फिल्म की नुमाइश रोकी जाए, और राज कपूर के ख़िलाफ़ भी इंडियन पेनल कोड के तहत मुकदमा दर्ज हुआ कि उसने हिंदुस्तान में फांसी फैलाने की कोशिश की है। ये सारा हुआ खैर, लेकिन वो इधर उधर हो गया और फिल्म लग गई। अब आते हैं कि जीनत अमान क्या करती है। वो हरे कृष्णा हरे रामा पहले 1970 से लेकर और 1983-4 तक उसने अरूज की फिल्में की। उसमें बहुत सारी फिल्में हैं, लावारिस भी है और चोरी मेरा काम भी है, और हरे कृष्ण हरे रामा भी है, धर्मवीर भी है, यादों की बारात भी है, पुकार। मैं फिल्में कोई तादाद बताने में कोई वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, वो बहुत सारी फिल्में मेरे नाज़रीन ने देखी होंगी। लेकिन 12-13 साल लोगों की तनकीद सुनना और बातें सुनना और एतराज़ात सुनना और जुमले सुनना, और उसका उसने कमाल मुकाबला किया। मतलब ज़रा से भी वो डिस्टर्ब नहीं हुई, लड़खड़ाई नहीं, उसने कोई कम्प्लेक्स नहीं हुआ, और उसके अंदर एहसास शर्मिंदगी भी नहीं था कि मैंने कुछ गलत किया। तो उससे एक अखबार नवीस ने पूछा कि ये जो आप मिनी स्कर्ट पहनती हैं और फांसी फैलाती हैं, आप क्यों करती हैं ऐसा? तो उसका जुमला बड़ा अच्छा है। उसने कहा मैं अपने वजूद में, औरत के वजूद में, जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं पाती जहाँ फांसी हो।
अच्छा ये बज़ाहिर तो जुमला उसका गलत लगता है, ऐसे ही है ना, लेकिन इसकी गहराई पर जाए, क्या गहराई है? इसकी गहराई पर जाए तो उसने बात बड़ी ऊंची की है। मुस्कुराती रही, उसने कहा मैं सीतम शेम सुंदर में जब मैंने काम किया तो वो फांसी फैलाने के लिए नहीं किया, वो कहानी का हिस्सा था, कहानी की डिमांड थी, मैंने उसके मुताबिक काम किया। मैंने बोल्ड किरदार किए तो बोल्ड डायलॉग भी बोले, मैंने बोल्ड ड्रेस भी पहना। अब है कि मेरे वजूद को आप लोग देखते हैं, आपको फांसी नजर आती है, मैं कहती हूँ कि औरत के वजूद में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ फांसी हो। अब इस जुमले की गहराई पर जाए तो मुझे ये उसकी बात बहुत सच्ची लगती। अब फांसी कहाँ है? फांसी समीरा जी मर्द की आंख में है, औरत के वजूद में नहीं है। आप मेरे सामने बैठी, मैं आपको देख रहा हूं, मेरी आंखों में आप एक एहतराम देख रही हैं ना अपने लिए। ये एहतराम खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब है फांसी शुरू हो जाएगी। इन्हीं आंखों से मर्द अपनी बहन को देखता है तो स्टाइल और होता है, अंदाज और होता है, और वही औरत होती है। जीनत अमान के पास जो कुछ है हर बहन के पास है, हर बेटी के पास है, लेकिन हम बेटी को बेटी की नज़र से देखते हैं और बहन को बहन की नज़र से देखते हैं। मतलब नजर पे डिपेंड करता है तो कि मर्द किस नजर हमें से कहीं देखता है। फांसी नज़र नहीं आती। ऐसे ही है। लेकिन जब हम ज़हनी तौर पर करप्ट हों और हम उस औरत को देखें तो वो जीनत अमान जैसे उसके पास कपड़े ना भी हों, पूरे भी कपड़े हों, तो हमें फांसी नज़र आ जाएगी। लिहाजा ये उसकी जो बात है, मैं इसकी बहुत कदर करता हूँ। बहुत उसने बात की, बहुत गहरी की और बहुत तजर्बे की बात की, और मुझे उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है। और मैं अपने सामीन और नाज़रीन से भी ये कहता हूँ कि देखें कि इसलिए मैं कहता हूँ कि मर्द की नज़र में फांसी होती है कि आप लोग रोज़ आजमाते हैं कि अपने घर में आते हैं आपकी नज़र और होती है, आप बाज़ार में आते हैं आपकी नज़र और होती है, आप तवाइफ के पास जाते हैं आपकी नज़र और होती है। तो ये आंखों से रेज़ेस निकलती है ना। आप किसी को गलत नज़र से देखेंगे तो गलत रेज़ेस निकलेंगी और वो लड़की फ़ौरन जो है आपको अवॉइड करेगी। ठीक है। अगर आप सही नज़र से देखेंगे लड़की कभी अवॉइड नहीं करेगी, आपके आंखों में आंखें डालकर बात करती आंखों में रहेगी। आंखें डाल के बातें करेंगी। जीनत अमान ने अमिताभ बच्चन के बारे में बताया था कि वो भी उनके इर्द गिर्द मंडलाते रहते थे, इसमें क्या सदाकत है? ये बिल्कुल सच बात है। अच्छा, 100% सच बात है। उसकी वजह ये है कि मैंने तो हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री हिंदुस्तान की इंडस्ट्री को बहुत करीब से देखा है, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में भी ऐसी है कि एक खूबसूरत अदाकारा जो होती है वो जब शोहरत हासिल कर लेती, कामयाबी हासिल कर, दोनों चीज़ें जब उसके पास आ जाती हैं तो हर अमिताभ बच्चन उसके इर्द गिर्द मंडलाता है, हर डायरेक्टर उसके इर्द गिर्द मंडलाता है, हर प्रोड्यूसर मंडलाता है। और बेचारे जो टेक्नीशियन है उनकी तो बात ही छोड़ देना, वो तो सेट पर आए भरते रहते हैं और देखते रहते हैं। और ये हकीकत है। देखिए ये एक फितरी बात है, एक खूबसूरत लड़की जब सामने से गुजरेगी तो आपकी आंखें खिल जाएंगी। लेकिन इसका बैकग्राउंड क्या है? वो इस तरह कह क्यों रही थी? असल में एक ये गवा के साहिल पर इनका एक गाना था, अमिताभ के साथ इनका बोल्ड सीन भी था। तो कहती है कि जिस वक्त हम गाना पिक्चराइज कर रहे थे तो हम दोनों बहुत हाट थे। आप देखें ना, ये उसकी बेबाकी है। आप इसको बेबाकी कह लें या एक कह लें कि सच कह लें, या यूँ कह लें कि मुँह फट। उसके अंदर जो था ना वो स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसने ये नहीं कहा कि वो जब हम गाना गा रहे थे तो वो तो बड़े मेरे पीछे पीछे थे और मैं बड़ी यूँ थी, और उसने कहा हम दोनों हाट थे। तो जब गाना पिक्चराइज हो रहा था तो अमिताभ बच्चन भंवरे की तरह मेरे इर्द गिर्द मुंडला रहे थे। भंवरे की तरह? हाँ जी, इस तरह कह दिया उन्होंने? हाँ जी, ये अच्छा। उनके अल्फाज है, मेरे अल्फाज नहीं है। और ये बात सही है, इसमें कोई ऐसी दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमिताभ बच्चन जो है एक फ़नकार है, और फ़नकार की आंख जो होती है आपको पता बड़ी ख़तरनाक होती है। तो उसके अंदर हर वक्त अच्छाई और ख़ूबसूरती को जज्ब करने की ताकत होती है। तो जीनत अमान को इसलिए भी वो भंवरे की तरह मुड़लाते रहे होंगे कि यार इसमें क्या ख़ास बात है। तो वो ख़ास बात उनको नज़र आई। तो वो जो गाना था साहिल समुंदर पर, वो आप देखें आज भी तो आप मान जाएंगे कि वो भंवरे की तरह से ही मुड़ला रहा था। ये कोई ऐसी वो बात नहीं है। कोई ऐसा डायरेक्टर और कोई ऐसा प्रोड्यूसर 100 में से 2 निकाल दें कि जो जीनत अमान जैसी लड़की उनके सामने बैठी हो तो वो नॉर्मल रहे हो, वरना 98% जो लोग हैं वो अब नॉर्मल हो जाते हैं। और ये अब नॉर्मल होना एक फितरी बात है। और फिर एक देखें ना, एक लड़की शाही ख़ानदान से उसका ब्लड था,
तो एक वो बर्तरी का एहसास भी होता है ना, और शाही ख़ानदान में आपको पता है लोग सुनाते हैं, सुनते नहीं हैं, वो सुनाने के आदी होते हैं, सुनने के आदी नहीं होते। हर बड़ा आदमी जो होता है उसकी ये नेचर होती है, वो जब बाख्तियार होता है तो उसके कान बंद होना शुरू हो जाते हैं, ज़ुबान चलना शुरू हो जाती है। वो कहता है जो मैं कह रहा हूँ ठीक है। आप बात अपनी सफाई में कुछ कहने लगेंगे, हाँ हाँ मैं समझ गया, आपको भाई टोक देंगे। ये कुदरती बात है। तो उसके अंदर वो बाकी, और वो जो जज्बा और वो जो जीन्स भी लेकर पैदा हुई थी, आज़ादी और बेबाकी, तो वो बाप की तरफ से भी थी और माँ की तरफ से भी थी। उसी ने उसकी ज़िंदगी को लीड किया। उसने अपने पास से कोई फ़लसफ़ा नहीं अपनाया। आप देखें लड़कियाँ तो हिंदुस्तान की जितनी भी शोबज़ में आई हैं, तो शोबज़ में काम करने की उन्होंने इजाज़त दी, लेकिन उन्होंने शोबज़ में फ़िल्मों में काम करने की इजाज़त दी। वो किसी मखसूस नज़रिए को लेकर नहीं आई। जब किसी का मखसूस नज़रिया आ जाता है ना उसमें, अपनी ज़ात में, फिर वो उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारता है। जीनत अमान खुद बताती हैं कि एक दिन वो मरते मरते बची थी और उस दिन वो घर पे अकेली भी थी। हुआ क्या था? उधर मैंने आना था, वो एक हादसा उसकी ज़िंदगी में ऐसा हुआ कि कुछ देर के लिए उसकी मौत की अफवाह भी फैल गई। वो हुआ ये था कि उसने एक गोली खानी थी, उसने गोली खाई, वो उसके गले में अटक गई। अब जिस गले में अटक गई तो रात का टाइम था, उसने उसको निगलने की कोशिश की, वो नहीं निगली गई। जब नहीं निगली गई, अच्छा ये मेरे साथ भी हुआ है। आपके साथ भी हुआ है? मेरे साथ भी हुआ। मैं वो खा रहा था, फ्रूट खा रहा था, तो मेरे गले में अटक गया। बस आप यकीन करें कि 5-10 मिनट मैंने ज़ोर लगाए, पता नहीं क्या किया, लेकिन वो 5-10 मिनट के बाद गया अंदर। उस 5-10 मिनट के दौरान मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया। वो गोली अटक गई। उसने बड़ी कोशिश की, लेकिन नहीं तो उसको घबराहट हो गई। उसने डॉक्टर को फ़ोन मिलाया, तो डॉक्टर का फ़ोन मुसलसल बिजी जा रहा था। अब उसके पास कोई नहीं था, उसने अपने बेटे को बुलाया। वो भाग कर आया, तो उसने कहा ये बात है। तो खैर वो बेटे ने उसकी खैर हौसला अफजाई की, लेकिन गोली अंदर कैसे जाए। उसने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर को जब बताया तो उसने कहा आप परेशान ना हो, आप ऐसा करें गर्म पानी पीती रहें, थोड़ा थोड़ा सिरप लेती रहें, ये खुद ब खुद हल होकर आगे चली जाएगी। कहती उसके बाद मैंने पानी पीना शुरू किया गर्म, तो 2-3 घंटे लगे, वो गोली हाल होके चलेगी, तो मुझे सुकून आ गया। लेकिन वो जो इंसिडेंट था ना, उसने एकदम मुझे कहीं से कहीं पहुंचा दिया। मतलब मुझे ऐसे लगा कि मेरी ये ज़िंदगी का आज आखिरी रात है, सांस लेने में हाँ दुश्वारी, मैं मर जाऊंगी। और फिर मौत के बाद के मंजर और चिता और ये सारी चीज़ें फिर याद आती हैं ना, तो वो उसकी कैफियत जो थी ऐसी हुई है। ये उसका नाकाबिले फरमोश वो वाक़या कहती कि मेरी ज़िंदगी में हुआ। और हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई वाक़या ऐसा होता है। मैं आपको बताऊं, ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा मौका आता है जब उसके सामने उस वाक़े के बाद ऐसे उससे महसूस होता है कि यार मैं इसमें मर भी सकता था, लेकिन मैं बच गया। तो वो अल्लाह ताला एक नोटिस भेजता है, यू हैव टू डाई। आप अपनी ज़िंदगी को ज़ाया न करें, आपने मरना है, आप क्या किधर घूम रहे हैं। ये हर इंसान की ज़िंदगी में आता है। अगर आपकी ज़िंदगी अभी तक नहीं आया तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं कि आपके साथ हो, आपकी फैमिली के किसी फ़र्द के साथ ऐसा हो जाएगा जिससे आपको मौत याद आएगी। या कोई अचानक आपसे आदमी गया होगा और घंटे बाद आपको पता हो जाएगा कि उसकी डेथ हो गई, तो एकदम आपके जहन में आ रहे वो तो बिल्कुल ठीक था। तो उससे आपके जहन में फ़ौरन आएगी कि यार बंदा ठीक हो तो उसका ये मतलब नहीं कि भाई अभी मैं नहीं मर रहा, किसी वक्त भी इंसान मर सकता है। तो ये इस किस्म के जो इंसिडेंट होते हैं ये हर इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। ये है कि हम गौर व फ़िक्र नहीं करते, और अल्लाह ताला ने कलाम पाक में बार बार कहा है कि गौर व फ़िक्र करो। गौर व फ़िक्र करना इबादत है। तो कोई भी जो वाक़या हो ना, ये मैं अपने प्यारे सामीन और मौजूद नाज़रीन से ये बात कहूँगा कि कोई भी बात हो आप गौर व फ़िक्र ज़रूर किया करें। कोई भी वाक़या आपकी ज़िंदगी में बेमकसद नहीं आता, अल्लाह की तरफ से आता है। बातें दो ही होती हैं, या हमारी बदआमालियों की वजह से वो मुसीबत आती है, या फिर आजमाइश होती है। आजमाइश के हम काबिल नहीं है, हम गुनहगार लोग हैं। आजमाइश नेकोकार लोगों के लिए होती है। हम जैसे लोग, हमारी अपनी बदआमालियों की वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है और हम मायूस हो जाते हैं या रोना शुरू कर देते हैं, या ऐसी बात नहीं है। सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ। जब गौर व फ़िक्र करेंगे आपको अपनी गलती का पता लग जाएगा। जब गलती का पता लग जाएगा तो आप अपनी गलती को ठीक भी कर लेंगे।
उम्मीद करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। इसी तरह के मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में आप किस पर्सनालिटी के बारे में जानना चाहेंगे ये हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।